हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसएसएमपीजी के चैनल पर। आज की वीडियो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए जीव विज्ञान के 200 एमसीक्यूज जो आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनमें से आपके लिए क्वेश्चन आंसर बैठ सकते हैं और वीडियो को एंड तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है दोस्तों। चलिए तो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आपको बताना है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वो है दोस्तों यकृत। यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और सबसे छोटी ग्रंथि की बात की जाए तो वो है दोस्तों पीनियल ग्रंथि। कौन सी है दोस्तों? पीनियल। पीनियल ग्रंथि है, वो सबसे छोटी ग्रंथि है मानव शरीर की। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो वो है दोस्तों फीमर। फीमर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज। स्टेपिज हड्डी है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, स्टेपिज है जो कान की हड्डी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रक्त का रंग, ठीक है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो वो होता है दोस्तों हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में दोस्तों 4 कक्ष होते हैं, ठीक है। दयालिन, दयानिलय, बयालिन, बायानिलय, ठीक है। 4 कक्ष होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। रक्त का सामान्य पीएच कितना होता है? रक्त का सामान्य पीएच होता है दोस्तों 7.4, है ना। चलिए, रक्त को छानने वाला अंग कौन सा है? ठीक है, रक्त को प्यूरिफायर कौन करता है, साफ कौन करता है? तो गुर्दा करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। कोशिका का पावर हाउस क्या कहलाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं, ठीक है। बिजली का घर, है ना। कोशिका का बिजली का घर भी बोलते हैं इसे। डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज करी थी दोस्तों फ्रेडरिक मिशर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। और डीएनए की संरचना किसने बताई थी? तो वो बताई थी दोस्तों 2 वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था वाटसन और क्रिक। इन दोनों ने डीएनए की डबल हेलिक्स की रचना की और संरचना भी इन्होंने ही बताई इसकी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। पौधों में भोजन का परिवहन किससे होता है? सबको पता है, भोजन का परिवहन फ्लोएम फ्लोएम द्वारा होता है और जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 13वां प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? हरित लवक। हरित लवक में प्रकाश संश्लेषण होता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम क्लोरीफल, ठीक है। चलिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। CO2 बहुत जरूरी है प्रकाश संश्लेषण के लिए, ठीक है। आगे, पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? ठीक है, पाचन की शुरुआत होती है दोस्तों मुख में से। मुख से होकर छोटे आंत और बड़े आंत तक पर समाप्त होती है, ठीक है। आगे, पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? पित्त रस का निर्माण होता है दोस्तों यकृत में। और पित्त रस का संग्रह कहाँ होता है? वो पित्ताशय में होता है। आगे, इंसुलिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि बनाती है? तो अग्नाशय बनाती है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? सबको पता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, ठीक है। विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो रिकेट्स हो जाएगा, यानी हड्डियां कमजोर हो जाएगी, है ना। विटामिन डी नहीं मिलेगा तो आपको। विटामिन ए की कमी से रणतंत्र रोग हो जाता है। चलिए आगे, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी। कौन सा होता है दोस्तों? बेरी बेरी। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन के की कमी से क्या होता है? तो अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा, ठीक है दोस्तों। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा सहायक है? कौन सहायक है? तो प्लेटलेट, ठीक है। प्लेटलेट से जो है रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। शरीर की रोग प्रतिरोधक कोशिकाएं कौन सी है? WBC। WBC जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता है, रोग प्रतिरोधक कोशिकाएं। आगे, ऑक्सीजन का वहन कौन करता है? वो करता है दोस्तों RBC, यानी कि रेड ब्लड सेल्स। WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। आगे, लाल रक्त कणिका और श्वेत रक्त कणिका, ठीक है। RBC यानी कि लाल रक्त कणिका और WBC यानी कि श्वेत रक्त कणिका। आगे, आंख में रंग नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है? वो है दोस्तों आइरिस, ठीक है। आइरिस जो है रंग को नियंत्रित करता है। आंख का अंधा बिंदु क्या होता है? आंख का अंधा बिंदु होता है दोस्तों ऑप्टिक नर्व का स्थान, ठीक है। श्वसन की इकाई क्या कहलाती है? वो कहलाती है दोस्तों एल्वियोली।
रक्तचाप मापने का यंत्र क्या है? रक्तचाप मापने का यंत्र है दोस्तों स्फेग्नोमैनोमीटर। क्या है दोस्तों? स्फेग्नोमैनोमीटर द्वारा रक्तचाप मापते हैं हम। मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी है? 12 जोड़ी पसली होती है दोस्तों मानव शरीर में। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है सबको पता है, छठी क्लास से पढ़ के आ रहे हैं हम, 206। वयस्क मनुष्य में दांत कितने होते हैं? सभी को पता 32 दांत होते हैं। मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? तो वो होता है दोस्तों दांत का इनेमल। दांत का जो इनेमल रहता है बहुत कठोर होता है मानव शरीर का। आगे, मूत्र का पीला रंग किससे होता है? तो वो होता है दोस्तों यूरोक्रोम के द्वारा। आगे, गुर्दे की क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है दोस्तों मानव शरीर की, वो है दोस्तों न्यूरॉन। ठीक है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो सेरिब्रम। सेरिब्रम दोस्तों मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। शरीर का संतुलन कौन नियंत्रित करता है? तो वो करता है दोस्तों सेरिबैलम। ठीक है। शरीर का संतुलन नियंत्रित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो वो की थी दोस्तों लैंड स्टीनर ने। लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज करी थी। आगे, सार्वभौमिक रक्तदाता कौन है? तो वो है ओ समूह। ठीक है। ओ ब्लड जो है अ, सार्वभौमिक रक्तदाता है। ये सभी को अपना ब्लड दे सकता है। ठीक है। लेकिन इसी को कोई नहीं देता है, इसी की जाति वाला देगा। ठीक है। आगे, सार्वभौमिक रक्तग्राही कौन है? तो वो है दोस्तों ए बी समूह। ठीक है। आगे, ये सभी से ले सकता है ए बी समूह। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा पाई जाती है हीमोग्लोबिन में। मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? वो है दोस्तों ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होगा तो मानव जिंदा रहेगा, नहीं तो मर जाएगा। मानव क्या, कोई भी प्राणी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर मेंडल। ठीक है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46 है। नर युग्मक क्या कहलाता है? नर युग्मक शुक्राणु। चलिए आगे, मादा युग्मक क्या कहलाता है? वो है दोस्तों अंडाणु। इसका कहने का मतलब ये है कि नर में क्या पाया जाता है? तो नर में पाया जाता है दोस्तों शुक्राणु, और मादा में पाया जाता है अंडाणु। ठीक है। मलेरिया रोग किससे होता है? तो वो होता है दोस्तों प्लाज्मोडियम से। मलेरिया कौन फैलाता है? तो मलेरिया फैलाती है दोस्तों मादा एनाफिलीज मच्छर। मादा एनाफिलीज मच्छर जो है मलेरिया फैलाता है। आगे, एड्स रोग का कारण क्या है? एड्स का कारण है दोस्तों HIV वायरस। ठीक है। इससे क्या हो जाता है? एड्स हो जाता है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपको बताना है HIV का फुल फॉर्म। ठीक है। आगे, टीबी रोग किस जीवाणु से होता है? तो वो होता है दोस्तों माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसके द्वारा क्या होता है? टीबी हो जाती है ना। यानी एक हफ्ते से, यानी कि 7 से 14 दिन अगर खांसी रहे तो अपने को डॉक्टर को बताना चाहिए, नहीं तो टीबी हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। डेंगू रोग किससे होता है? तो वो होता है दोस्तों वायरस से। डेंगू वायरस से होता है। कोविड-19 किससे होता है? सबको पता है वायरस, यह भी एक वायरस ही था। टीकाकरण की खोज किसने की थी? वो की थी दोस्तों एडवर्ड जेनर ने। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। और आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? वो होता है 120 दिन। ठीक है। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है WBC। क्या? WBC का जीवन काल कितना होता है? आगे, सामान्य हृदय गति कितनी होती है? तो वो होती है दोस्तों 72 प्रति मिनट। ठीक है। यानी 1 मिनट में 72 बार सांस लेता है सामान्य व्यक्ति। आगे, सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो वो होता है 120 80 mmHg। ठीक है। आगे, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? वो कहलाता है दोस्तों प्लाज्मा। क्या कहलाता है? प्लाज्मा। पेप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? पेप्सिन पाया जाता है दोस्तों आमाशय में। कहाँ पाया जाता है? आमाशय में। एमाइलेज एंजाइम कहाँ पाया जाता है?
तो वो लार में पाया जाता है। तो एमाइलेज एंजाइम का कार्य क्या होता है दोस्तों? ये लार को चिपचिपा भोजन को चिपचिपा बनाता है, जिससे भोजन पेट के अंदर आसानी से चला जाए और फिर पच जाए। ठीक है, तो एमाइलेज एंजाइम का यह कार्य है, ये भोजन को चिपचिपा बनाता है। भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो वह होता है दोस्तों छोटी आंत में। ठीक है, बड़ी आंत में क्या होता है? फिर बड़ी आंत में दोस्तों जल का अवशोषण होता है। किसका? जल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव का श्वसन अंग कौन सा है? फेफड़ा। फेफड़े जो है मानव का श्वसन अंग है। ठीक है, गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो एल्वियोली में गैसों का आदान प्रदान होता है। मानव में रक्त परिसंचरण कैसा होता है? वो होता है दोस्तों द्विगुणित। रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में रक्त का निर्माण होता है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा। सबको पता है, इसमें इसकी कोशिका सबसे बड़ी होती है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो शुक्राणु। चलिए, कोशिका की खोज किसने करी थी? सबको पता है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज करी थी। कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है? नाभिक है। लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? कोशिका का सफाई कर्मी। ठीक है, और इसे आत्महत्या की ठेली भी कहा जाता है। लाइसोसोम को ही कहा जाता है ना। ठीक है, राइबोसोम का कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण। राइबोसोम क्या करता है दोस्तों? प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। कोशिका झिल्ली कैसी होती है? वो होती है दोस्तों अर्ध पारगम्य। कोशिका झिल्ली क्या होती है? अर्ध पारगम्य। हार्मोन क्या होते हैं? रासायनिक दूत। हार्मोन क्या होते हैं दोस्तों? रासायनिक दूत होते हैं। वृद्धि हार्मोन से स्रावित होता है। वृद्धि हार्मोन से दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि क्या होती है? स्रावित होती है। थायरॉक्सिन हार्मोन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो थायराइड से निकलता है, ध्यान रखना। एड्रेनालिन हार्मोन किससे निकलता है? वो निकलता है अधिवृक्क ग्रंथि से, वेरी इंपॉर्टेंट। मधुमेह किस हार्मोन की कमी से होता है? इंसुलिन। इंसुलिन की कमी हो जाएगी दोस्तों तो मधुमेह हो जाएगा आपको। ठीक है, डायबिटीज इंग्लिश में बोले तो। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन। आयोडीन की कमी से। तो दोस्तों आयोडीन खाया करो, नहीं तो घेंघा रोग हो जाएगा। मेरा मतलब आयोडीन युक्त नमक खाना है आपको, सब्जी में डाल के। आगे, रक्त की कमी को क्या कहते हैं? अगर किसी व्यक्ति में रक्त की कमी हो जाए, किसी बच्चे में रक्त की कमी हो जाए, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है दोस्तों एनीमिया। बोलते हैं ना इसको, एनीमिया हो गया। एनीमिया हो गया मतलब उसके अंदर खून की कमी हो गई, यानी कि रक्त की कमी हो गई, इसलिए उसको एनीमिया होगा। सीएनएस में कौन से अंग आते हैं? सीएनएस में दो अंग आते हैं दोस्तों, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। ठीक है, आगे एएनएस का पूरा नाम क्या है? तो एएनएस का पूरा नाम है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। आगे, पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? तो रंध्रों के द्वारा क्या होता है दोस्तों? आदान प्रदान होता है, स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा बोलते हैं हम इंग्लिश में इसको। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्रों द्वारा होता है। वाष्पोत्सर्जन कहाँ से होता है? तो वो भी रंध्रों रंध्रों से ही होता है। ठीक है, क्लोरीफल क्या है? हरित लवक। ठीक है, हरित लवक की क्लोरीफल है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है? वो करता है दोस्तों राइजोबियम। आगे, कवक का उदाहरण क्या है? मशरूम। और शैवाल का उदाहरण स्पाइरोगाइरा। वायरस किस प्रकार का जीव है? अकोशिकीय जीव है। वायरस क्या है दोस्तों? अकोशिकीय जीव। जीवाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवाणु के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। फफूंद के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है दोस्तों माइकोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको? माइकोलॉजी। पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? बॉटनी बोलते हैं इसको। और पशु के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जूलॉजी। ठीक है, और रक्त जमने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों रक्त को जमने में 5 से 10 मिनट लग जाएगा। ठीक है, आगे, पीलिया रोग किस अंग से संबंधित है? ठीक है, तो यकृत से। पीलिया रोग यकृत से संबंधित है। ठीक है, जीवन की मूल इकाई क्या है? कोशिका है। कोशिका से हमारा शरीर पूरा बना है। ठीक है, जीव विज्ञान किसका अध्ययन है? जीवों का है, बहुत ही सिंपल। ऊर्जा की मुद्रा क्या कहलाती है? एटीपी। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में एटीपी का फुल फॉर्म बताना है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? आगे बढ़ते हैं हम। एटीपी का पूरा नाम, ठीक है, आ गया। तो इसका पूरा नाम है दोस्तों एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो होती है दोस्तों 70%। 70% मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। अब प्रश्न
103। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? सबको पता है, होमोसेपियंस वैज्ञानिक नाम है इसका। मेंढक का वैज्ञानिक वैज्ञानिक नाम राना टिग्रिना, ये मेंढक का वैज्ञानिक नाम है। गेहूं का वानस्पतिक नाम वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? तो इसका वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। चलिए, चावल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो उसका नाम है ओरजा सटाइवा, ओरजा सटाइवा। दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? दूध में दोस्तों केसिन प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रश्न आ सकता है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसिन प्रोटीन पाया जाता है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? वो है दोस्तों लैक्टोज। और रक्त में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी? ग्लूकोज। रक्त में ग्लूकोज शर्करा पाई जाती है, ठीक है। सबसे तेज बढ़ने वाला उत्तक कौन सा है? वो है दोस्तों एपिथेलियम उत्तक, सबसे तेज बढ़ता है। त्वचा के रंग के लिए उत्तरदायी पदार्थ क्या है? मेलानिन, ठीक है। कोई व्यक्ति काला, भूरा है, ठीक है, वो किस पे निर्भर करता है? वो मेलानिन पर निर्भर करता है, ठीक है। नेत्र का लेंस कैसा होता है? उत्तल लेंस, ठीक है। नेत्र का लेंस कैसा होता है? उत्तल होता है, ठीक है। और कान की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। आगे, स्वाद का ज्ञान किस अंग से होता है? जीभ से, सबको पता है, जीभ से हमें स्वाद का पता चलता है। और घ्राणेंद्रिय कौन सी है? नाक। नाक क्या है? घ्राणेंद्रिय, जो सूंघने का काम करती है ना। स्पर्श का ज्ञान किससे होता है? त्वचा। त्वचा से हमें पता चलता है, अगर हमें कोई छूता है तो हमें पता चल जाता है कि हमें कोई स्पर्श कर रहा है। हाँ, दृष्टि का ज्ञान किससे होता है? आँख से होता है। मानव में निषेचन कैसा होता है? आंतरिक होता है। मछलियों में निषेचन बाह्य होता है, ठीक है। अं- अंडे देती है ना मछलियाँ, पक्का में देती है। गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है? 9 माह होती है। प्लेसेंटा का मुख्य कार्य क्या है? भ्रूण को पोषण। आगे, आनुवंशिकी रोग का उदाहरण क्या है? वो है दोस्तों कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। यह आनुवंशिक रोग है, यानी जेनेटिक्स रोग है। रक्त न जमने की बीमारी क्या कहलाती है? ठीक है, जिस किसी व्यक्ति की अगर चोट लग जाए और उसका उसका रक्त जमता नहीं है, मतलब ब्लड निकलता ही रहता है, निकलता ही रहता है, तो उसे कौन सी बीमारी हो जाती है? हीमोफीलिया कहलाती है। वो बीमारी क्या कहलाती है दोस्तों? हीमोफीलिया। आगे, पादप कोशिका में क्या अतिरिक्त होता है? पादप कोशिका में दोस्तों कोशिका भित्ति होती है, ठीक है, जो काय की बनी होती है? सेल्यूलोज की। काय की? सेल्यूलोज की। ये इसका आंसर आ गया। कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेल्यूलोज की। कोशिका विभाजन की सामान्य प्रक्रिया क्या है? तो माइटोसिस, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन क्या कहलाता है? तो मियोसिस। और मानव में दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है, ठीक है। और दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। और प्रश्न ये भी आ सकता है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयोग में किया जाता है? तो उसके लिए किया जाता है दोस्तों अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस यूज किया जाता है, और दूर के लिए उत्तल। ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रक्तदान के बीच न्यूनतम अंतर कितना होना चाहिए? 3 महीने, ठीक है। 3 महीने, यानी कि अभी हमने रक्त दे दिया है किसी को, तो 3 महीने के बाद देना है हमको, ठीक है। ये बोल रहा है रक्तदान के बीच न्यूनतम अंतर कितना होना चाहिए? 3 महीना। आगे, शीत रक्तीय जीव का उदाहरण क्या है? तो मछली, ठीक है। आगे, उष्ण उष्ण रक्तीय जीव का उदाहरण क्या है? पक्षी। क्या है? पक्षी। उभयचर का उदाहरण क्या है? मेंढक। उभयचर मतलब जो जल में भी रहता है और थल में भी रहता है, वो कौन है? वो मेंढक है। चलिए, सरीसृप का उदाहरण क्या है? सांप। सांप कहाँ आता है? सरीसृप वर्ग में आता है। स्तनधारी की पहचान क्या है? तो दुग्ध ग्रंथियाँ। और पक्षियों की हड्डियाँ कैसी होती है? खोखली होती है, सबको पता है। पौधों में वृद्धि कैसी होती है? असीमित, बढ़ते रहते पौधे। पशुओं में वृद्धि कैसी होती है? सीमित होती है। परागण क्या है? तो परागण का स्थानांतरण ही परागण है। निषेचन क्या है? युग्मकों का संलयन, ठीक है, क्या कहलाता है? निषेचन, यानी कि फर्टिलाइजेशन। बीजांड से क्या बनता है? बीज बनता है। अंडाशय से क्या बनता है? फल। और बीज रहित फल का उदाहरण है केला। केले में बीज नहीं होता है। द्विपक्षी पौधे का उदाहरण क्या है? मटर। द्विबीजपत्री पौधे का उदाहरण क्या है? मटर है।
ठीक है। मटर क्या है? द्विबीजपत्री पौधा है। एक बीजपत्री पौधे का उदाहरण गेहूं है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है। श्वसन का कच्चा माल क्या है? ग्लूकोज। पसीना ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? त्वचा। त्वचा में पाई जाती है दोस्तों पसीना ग्रंथि। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया क्या कहाँ होती है? वो नेफ्रॉन में होती है। कहाँ होती है दोस्तों? नेफ्रॉन में। रक्त में CO2 मुख्यतः किस रूप में होती है? बाइकार्बोनेट। कहाँ दोस्तों? बाइकार्बोनेट। तंत्रिका आवेग किस प्रकार का होता है? वो होता है विद्युत रासायनिक। पाचन में सहायक एंजाइम ट्रिप्सिन कहाँ बनता है? अग्नाशय में। ठीक है। मानव हृदय की धड़कन नियंत्रित कौन करता है? ऐसे नोट करता है। हृदय की धड़कन कौन नियंत्रित करता है? ऐसे नोट। सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी? वो है दोस्तों पीनियल ग्रंथि। ठीक है। आगे, थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित कौन करता है? पिट्यूटरी। ठीक है। पिट्यूटरी ग्रंथि है ना। आगे, मस्तिष्क का श्वसन नियंत्रण भाग कौन सा है? वो मेडुला। और पौधों में श्वसन कब होता है? दिन रात। पौधों में दिन रात श्वसन होता है। आगे, पौधों में भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो प्रकाश संश्लेषण से सबको पता है। श्वसन की वास्तविक क्रिया कहाँ होती है? कोशिका में होती है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। त्वचा सबसे बड़ा अंग है मानव शरीर का। ठीक है। 160 प्रश्न हो गए। चले आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत मेहनत से मैं ये प्रश्न आपके लिए छांट कर लाया हूँ मैं। प्रश्न, पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है? वो है दोस्तों छोटी आंत। छोटी आंत सबसे लंबी है, लगभग 15 से 20 मीटर। रक्त का जमाव रोकने वाला पदार्थ क्या है? हेपेरिन। ठीक है। मानव में रक्त परिसंचरण कितनी बार हृदय से गुजरता है? तो 2 बार गुजरता है। कितनी बार? 2 बार। और पौधों में जल अवशोषण कहाँ से होता है? तो जड़रोम से। मानव में सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। मानव में सबसे अधिक प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? मांसपेशियों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। परजीवी का उदाहरण क्या है? फीताकृमि। फीताकृमि क्या है? एक परजीवी है। आगे, सहजीवन का उदाहरण क्या है? लाइकेन। लाइकेन क्या है? सहजीवन। सहजीवन सहजीवन का उदाहरण है। मृतोपजीवी का उदाहरण क्या है? ठीक है, फफूंद। ठीक है। मृतोपजीवी का मतलब क्या होता है? जो सड़े गड़े या जो भी कोई चीज़ सड़ गई हो तो उस पर फैलते हैं, है ना, तो उनको बोलते हैं हम फफूंद। ऐसे जीव जो सड़ी गली चीज़ों में पाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हम फफूंद। और पादप हार्मोन ऑक्सीजन का कार्य क्या है? तो वृद्धि करना। ऑक्सीजन का कार्य क्या है? तो वृद्धि करना, है ना, ऑक्सीजन नहीं है। पादप हार्मोन ऑक्सीजन का कार्य क्या है? तो वृद्धि करना। पौधों में गैसों का विनिमय किससे नहीं होता है? जड़ से। आगे, रक्त का निर्माण भ्रूण में कहाँ होता है? यकृत। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला खनिज कौन सा है? वो है दोस्तों कैल्शियम। कैल्शियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है मानव शरीर में। मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? 1.4 किलोग्राम होता है ना। और मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? तो वो है दोस्तों ग्लूटियस मैक्सिमस। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? तो वो है दोस्तों स्टेपिडिस। स्टेपिडिस, है ना। मानव शरीर में जल संतुलन कौन नियंत्रित करता है? वो एडीएच हार्मोन करता है जल संतुलन को नियंत्रित। पौधों में भोजन का भंडारण किस रूप में होता है? तो होता है स्टार्च के रूप में। मानव में सुनने की हड्डियाँ कहाँ पाई जाती? मध्य कान में पाई जाती सुनने की हड्डियाँ। और मानव में स्वाद ग्राही कहाँ पाए जाते हैं? तो स्वाद कलिकाओं में पाए जाते हैं। और रक्त का थक्का बनने की क्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहलाएगी दोस्तों कोएगुलेशन। पौधों में बीज का निर्माण किसके बाद होता है? निषेचन। और मानव में गैस विनिमय किसके द्वारा होता है? विसरण। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मानव में सबसे पहले पचने वाला पोषक तत्व कौन सा है? वो है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट। और सबसे अंत में पचने वाला पोषक तत्व वसा, यानी कि फैट। मानव में सबसे तेज प्रतिक्रिया कौन सी है? प्रतिवर्त क्रिया। और प्रतिवर्त क्रिया का केंद्र कहाँ होता है? तो मेरुरज्जु में।
और मानव में मूत्राशय का कार्य क्या है? मूत्र संग्रह है। और मानव में सबसे अधिक संवेदनशील अंग कौन सा है? वो है दोस्तों त्वचा। जीवों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया था? वो किया था दोस्तों लिनियस ने। लिनियस ने ही जीवों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था। चलिए, द्विनाम पद्धति क्या है? तो वैज्ञानिक नामकरण। ठीक है, द्विनाम पद्धति क्या है? वैज्ञानिक नामकरण है। आगे, मानव में स्वाद की संख्या कितनी होती है? तो होती है दोस्तों 5। आगे, मानव में सुनने की सीमा कितनी होती है? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज। पौधों में भोजन का परिवहन ऊपर नीचे दोनों ओर होता है, किसके द्वारा होता है? भोजन का परिवहन अभी बताया था मैंने, फ्लोएम। फ्लोएम में होता है। जाइलम में जल का परिवहन कैसा होता है? एक दिशा में होता है। और फ्लोएम में क्या होता है? ऊपर और नीचे दोनों दिशा में होता है। ठीक है, फ्लोएम क्या करती है? भोजन का परिवहन करती है, यानी कि भोजन को पहुंचाती है पौधों के विभिन्न भागों में। और जाइलम क्या करती है? जल का परिवहन करती है। और जल का परिवहन कैसा होता है इसमें? जाइलम में तो एक दिशा होता है, फ्लोएम में कहाँ होता है? ऊपर और नीचे दोनों दिशा में होता है। आगे, मानव में सबसे अधिक कोशिका किस प्रकार की होती है? तो आरबीसी। जीवाणु का आकार कैसा होता है? सूक्ष्म होता है। ठीक है, जीवाणु बहुत सूक्ष्म होते हैं। मानव में रोग प्रतिरोधक क्षमता किससे जुड़ी है? तो डब्ल्यूबीसी से, है ना। और जीव विज्ञान शब्द का जनक कौन है? तो वो है दोस्तों एरिस्टोटल। एरिस्टोटल क्या है? जीव विज्ञान शब्द का जनक। इन्होंने ही दिया था जीव विज्ञान शब्द को। और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है दोस्तों, जीवन की उत्पत्ति का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है दोस्तों एबायोजेनेसिस। जीवन की उत्पत्ति का अध्ययन दोस्तों एबायोजेनेसिस कहलाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।